नमस्ते सभी। आज हम समय में पीछे चलेंगे और उन अद्भुत अश्वेत हस्तियों की कहानियां जानेंगे जिन्हें इतिहास ने लगभग भुला दिया। शक्तिशाली इतालवी राजकुमारी, क्रांतिकारी जासूस और रहस्यमय करोड़पतियों की दिलचस्प जिंदगियां अक्सर नजरअंदाज की गई हैं। तो मेरे साथ जुड़िए क्योंकि हम इन सब बातों का पता लगाएंगे। 1905 में जेपी मॉर्गन ने बेल दा कोस्टा ग्रीन को अपनी निजी लाइब्रेरियन बनाया। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए और जल्द ही उनके अफेयर की सनसनीखेज अफवाहें फैलने लगीं। आखिरकार उन्होंने उनकी संग्रह को दुनिया की सबसे बेहतरीन लाइब्रेरी में बदल दिया और इस प्रक्रिया में करोड़ों की कमाई भी की। लेकिन बेल के पास एक चौंकाने वाला राज था, जो अगर सामने आ जाता तो सब कुछ बर्बाद हो सकता था। बेल डा कोस्टा ग्रीन का जन्म 26 नवंबर 1879 को वॉशिंगटन डीसी में बेल मेरियन ग्रीन नाम से हुआ था। लेकिन इतिहास उसे उसके जन्म के नाम से नहीं याद रखेगा। जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे, उन्होंने कुछ कारणों से बाद में अपना नाम बदल लिया था। बेल के पिता रिचर्ड टी ग्रीन थे। 1870 में वे हार्वर्ड कॉलेज से स्नातक करने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी बने, जिसने उनके प्रभावशाली करियर की नींव रखी। वह आगे चलकर एक प्रमुख शिक्षक, राजनीतिक लॉबिस्ट और वॉशिंगटन डीसी में अश्वेत समुदाय के नेता बने। उनकी विरासत तब और बढ़ी जब वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय के कानून संकाय के डीन बने। बेल की मां का नाम जीनविव आइडा फ्लीड ग्रीन था, जो वॉशिंगटन के एक प्रगतिशील और प्रमुख परिवार से थीं। वो शिक्षिका और संगीतकार थीं, जिससे बेल का पालन पोषण बुद्धिमत्ता, कला और महत्वाकांक्षा से भरे माहौल में हुआ, जिसने उनके बचपन को गहराई से प्रभावित किया। जीनविव और रिचर्ड ने 1874 में शादी के बाद 6 बच्चों को जन्म दिया। बेल का शुरुआती जीवन उस समय के अफ्रीकी अमेरिकी परिवारों के मानकों के हिसाब से उदार और अपेक्षाकृत संपन्न था, लेकिन साथ ही वह अशांत भी था। उनके पिता तरक्की कर रहे थे, सरकार और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में प्रभावशाली पद हासिल कर रहे थे, खासकर अमेरिकी कोषागार के कंट्रोलर कार्यालय में और ग्रांट स्मारक संघ के सचिव के रूप में। इसी दौरान बेल और उनके भाई बहनों को वॉशिंगटन में घर पर ही उस दौर के हिसाब से कहीं अधिक उन्नत शिक्षा मिली। परिवार ने उस समय के कई प्रमुख अफ्रीकी अमेरिकी विद्वानों और हस्तियों जैसे फ्रेडरिक डगलस और W.E.B. डू बोइस के साथ भी मेलजोल रखा, जिससे वे नस्लीय प्रगति के संघर्ष के केंद्र में डूब गए। हालांकि परिवार जल्द ही एक विनाशकारी खुलासे से बिखर गया। रिचर्ड ने पाया कि उनकी पत्नी जिनीवीव ने जनगणना फॉर्म में परिवार को श्वेत लिखा था। नागरिक अधिकारों के लिए समर्पित एक व्यक्ति के लिए यह न सिर्फ उनके काम का बल्कि उनकी असली पहचान का भी गहरा विश्वासघात था। इसका नतीजा यह हुआ कि वे अलग हो गए, लेकिन तलाक नहीं लिया। रिचर्ड एशिया गए ताकि वे व्लादिवोस्तोक में पद संभाल सकें, जिसे रूस ने हाल ही में दूसरे अफीम युद्ध के बाद चीन से लिया था। वहां उन्होंने एक जापानी महिला मिची कावाशिमा के साथ द्विविवाह किया, जिनसे उनके 3 बच्चे हुए। अपने माता पिता के अलग होने के बाद बेल और उनके भाई बहनों ने चुपचाप अपनी पहचान बदल ली, अपने उपनाम की वर्तनी बदल दी, यानी ग्रीन को ग्रीन कर दिया। बेल ने अपना जन्म नाम मेरियन छोड़कर दा कोस्टा रख लिया, ताकि पुर्तगाली वंश का दावा कर यूरोपीय के रूप में खुद को पेश कर सकें और अपनी गहरी त्वचा का कारण बता सकें। उनकी मां ने भी नाम बदलकर वान विलियट रखा, ताकि डच वंश का दावा कर सकें। वे केवल इसलिए यूरोपीय वंश के रूप में पहचान बना पाईं क्योंकि उनके परिवार की त्वचा अपेक्षाकृत गोरी थी, जबकि वे अफ्रीकी अमेरिकी थीं। समय के साथ ये झूठ और गहरे होते गए, जिससे उनके अफ्रीकी अमेरिकी जड़ों से संबंध पूरी तरह टूट गए। बेल और उनके भाई बहनों ने भी अपने पिता से दूरी बना ली थी, और हालांकि उनके पिता 1922 तक जीवित रहे, बेल ने अपने वयस्क जीवन में उन्हें बहुत ही कम देखा। 1896 में बेल को मैसाचुसेट्स के नॉर्दर्न सेमिनरी फॉर यंग लेडीज में एक पद की पेशकश की गई और वहां पढ़ाई करने के लिए उन्हें एक छात्रवृत्ति भी दी गई। उन्होंने 3 साल यहां बिताए, फिर एमहर्स्ट कॉलेज में समर स्कूल में पद मिला। ये पद अल्पकालिक था, लेकिन उनके लिए निर्णायक साबित हुआ और उन्होंने पुस्तकालय सूचीकरण व अभिलेखन का अध्ययन किया। ये वो समय था
जब सरकारें और संस्थान सदियों से इकट्ठा दस्तावेजों के बड़े संग्रह को व्यवस्थित और सूचीबद्ध करने की कोशिश कर रहे थे, जो अक्सर तहखानों में ढेर में पड़े रहते थे। 1902 में उन्नत शिक्षा और एमहर्स्ट से विशेष पुस्तकालय विज्ञान पाठ्यक्रम के साथ बेल को प्रिंसटन विश्वविद्यालय ने अपनी प्रतिष्ठित लाइब्रेरी और अभिलेखागार में काम करने के लिए नियुक्त किया। अगले 3 वर्षों में उन्होंने अपने कौशल निखारे और सिद्धांत को व्यवहार में उतारते हुए अमूल्य अनुभव हासिल किया। यहीं पर उनकी मुलाकात जूनियस स्पेंसर मॉर्गन द्वितीय से हुई। जूनियस जॉन पियरेपोंटे मॉर्गन के भतीजे थे, जो तब के प्रमुख और संपन्न कॉरपोरेट वित्तीय विशेषज्ञ थे। गिल्डेड एज के कई दिग्गजों की तरह इस परिवार ने भी संपत्ति का उपयोग परोपकार में किया और जूनियस प्रिंसटन में पुस्तकालय व कला संग्रह के प्रमुख संरक्षक थे। बेल की विशेषज्ञता से प्रभावित होकर 1905 में उन्होंने अपने चाचा को सिफारिश की, जब बैंकिंग दिग्गज ने अपनी विशाल और लगातार बढ़ती किताबों व दस्तावेजों के संग्रह को व्यवस्थित करने के लिए अभिलेखपाल और पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया। बेल के लिए ये नई और रोमांचक जिंदगी की शुरुआत थी। दुनिया भर में प्रसिद्ध मॉर्गन लाइब्रेरी और म्यूजियम बनने से बहुत पहले इस सांस्कृतिक खजाने के बीज 1850 के दशक के अंत में युवा और महत्वाकांक्षी जेपी मॉर्गन द्वारा बोए गए थे। मुश्किल से अपनी 20 की उम्र में मॉर्गन पहले ही हस्तलिपि की कला से मोहित हो चुके थे और दुर्लभ नमूनों को बड़े जतन से इकट्ठा कर रहे थे, जो लिखित शब्दों के प्रति आजीवन जुनून को जन्म देने वाले थे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। मॉर्गन की बढ़ती दौलत के साथ उनकी संग्रह की चाह भी बढ़ती गई। ये आकर्षण एक शानदार साम्राज्य बना, जिसमें दुर्लभ किताबें, प्राचीन पांडुलिपियां, रंगीन कांच, बेहतरीन चित्र, पुरानी मूर्तियां आदि शामिल थीं। 1905 में बेल से मिलने तक मॉर्गन का संग्रह बेशकीमती खजानों की उलझी भूल भुलैया बन गया था, जिसमें असंख्य कलाकृतियां बिना किसी क्रम के बिखरी थीं। अंततः पुस्तकालय उतना ही अच्छा है जितना उसमें रास्ता ढूंढना आसान हो। बिना व्यवस्था के वो इमारत अजूबों से भरी है, पर कोई उन्हें ढूंढ नहीं सकता। बेल अपनी तेज बुद्धि और दूरदर्शी सोच के साथ संग्रह को बदलने के लिए आगे आईं। क्या वो इसके लिए तैयार होंगी? 1905 में बेल दा कोस्टा ग्रीन की नियुक्ति के समय पिएरे पोंटे मॉर्गन लाइब्रेरी आज जैसी सार्वजनिक संस्था नहीं थी। मेडिसन एवेन्यू पर एक निजी इमारत में छुपी हुई यह मूल रूप से जेपी मॉर्गन का निजी खजाना थी। बेल ने मॉर्गन की निजी लाइब्रेरियन के रूप में उनके विशाल संग्रह को व्यवस्थित किया। सटीकता और दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने संग्रह को विषय और प्रकार के अनुसार सूचीबद्ध करना शुरू किया और अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल दिया। पहली बार चीजें आसानी से मिल जाती थीं, जिससे बिखरा संग्रह व्यवस्थित पुस्तकालय बन गया। लेकिन बेल वहीं नहीं रुकी। कई सालों तक बेल ने कार्यक्रम व प्रदर्शनियां कर मॉर्गन के निजी संग्रह को सबके सामने लाया। समय के साथ बेल की भूमिका एक लाइब्रेरियन से कहीं आगे बढ़ गई। वो मॉर्गन की करीबी विश्वासपात्र और निजी सहायक बन गईं। मॉर्गन परिवार की परोपकारिता की प्रतिष्ठा बढ़ने पर कला, विद्वता और सांस्कृतिक परियोजनाओं के लिए धन मांगने वालों की संख्या भी बढ़ी। हर कोई उस प्रसिद्ध बैंकर की संपत्ति चाहता था। बेल अपनी तेज समझ और चमकती नजर के साथ द्वारपाल की भूमिका निभाने लगीं। वह पहली रक्षा पंक्ति बन गईं और इन याचिकाकर्ताओं व उनके प्रस्तावों की बारीकी से जांच करने लगीं। सिर्फ वे ही आगे बढ़ सकें जिन्हें मॉर्गन ने योग्य समझा। आखिरकार बेल की मॉर्गन के साथ नजदीकी ने अनिवार्य रूप से अफवाहों को जन्म दिया। फुसफुसाहटें कि उनका रिश्ता सिर्फ पेशेवर नहीं था और ये बातें एक सदी से भी ज्यादा समय तक बनी रहीं। जब वे 1905 में मिले तब बेल सिर्फ 26 साल की थीं, जबकि जेपी मॉर्गन 68 साल के थे। जेपी मॉर्गन शादीशुदा होते हुए भी अपनी औरतबाजी और कई प्रेमिकाओं के लिए मशहूर थे। ग्रीन ने माना था कि उन्हें जेपी मॉर्गन पर क्रश था। उन्होंने अफवाहों की न पुष्टि की न इनकार किया। जब पूछा गया कि क्या वह मॉर्गन की प्रेमिका थीं, तो उन्होंने कहा, हमने कोशिश की थी। क्या ये शरारत थी या रहस्यमयी स्वीकारोक्ति? सच्चाई अब भी रहस्य है, लेकिन मॉर्गन ने उन पर जितना भरोसा और संपत्ति लुटाई,
उसे देखकर लगता है जरूर कुछ चल रहा था। बेल को आखिरकार सालाना $10,000 की चौंका देने वाली तनख्वाह मिलने लगी, जो आज के समय में $3 लाख से भी ज्यादा है, और एक लाइब्रेरियन के लिए यह रकम बिल्कुल अनसुनी थी। 1913 में मॉर्गन की मृत्यु पर उन्होंने अपनी वसीयत में बेल को $50,000 दिए, जो आज $15 लाख से ज्यादा हैं। इतनी उदारता क्यों? क्या उन्होंने उन्हें सिर्फ उनके अद्भुत काम के लिए ही करोड़पति बना दिया, जो कि निस्संदेह है, या उनके बीच कोई गहरा रिश्ता था? सवाल है कि मॉर्गन बेल की असली पहचान के बारे में क्या जानते थे। हालांकि वो पुर्तगाली मूल की श्वेत महिला मानी जाती थीं, असल में वो अश्वेत थीं, और उन्होंने उस दौर की कठोर नस्लीय बाधाओं के बीच रास्ता बनाने के लिए अपनी पहचान सोच समझकर गढ़ी थी। जितना समय उन्होंने साथ में बिताया, साथ काम किया, यात्रा की, बातचीत की, क्या मॉर्गन वाकई अनजान रह सकते थे, या उन्होंने उसकी प्रतिभा और आकर्षण से मोहित होकर अनदेखा किया? दुर्भाग्य से इन सब का कोई ठोस सबूत नहीं है, और हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। आज माना जाता है कि वे शायद प्रेमी नहीं थे, और मॉर्गन को बेल की असली पहचान नहीं पता थी। 1910 के दशक तक यह स्पष्ट हो गया था कि बेल की स्थिति सिर्फ एक लाइब्रेरियन से कहीं बढ़कर थी। वो संस्था का प्रबंधन और संग्रह बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाल रही थीं। हालांकि निदेशक का पद उन्हें 1920 के दशक तक नहीं मिला। 1908 से ही वो दुनिया भर में यात्रा कर नीलामियों में हिस्सा लेती और संग्रहकर्ताओं से नए आइटम खरीदती थीं। मॉर्गन, जिनसे वो उनकी मृत्यु तक जुड़ी रहीं, और बाद में उनके बेटे और मुख्य उत्तराधिकारी जेपी मॉर्गन जूनियर, उन पर पूरी तरह भरोसा करते थे और उन्हें अपनी मर्जी से उनका पैसा खर्च करने की अनुमति देते थे। बेल की रुचियों ने काफी हद तक 20वीं सदी के पहले आधे हिस्से में लाइब्रेरी और म्यूजियम के विकास की दिशा तय की। उन्हें मध्यकालीन पांडुलिपियों में खास रुचि थी, और इसी कारण आज मॉर्गन लाइब्रेरी और म्यूजियम के पास दुनिया में कहीं भी सचित्र पांडुलिपियों और मध्यकालीन लघु चित्रों के सबसे बड़े संग्रहों में से एक है। थॉमस मैलोरी की ला मोर्ते डी आर्थर की सबसे पुरानी और बेहद समृद्ध चित्रित प्रतियों में से एक बहुमूल्य वस्तु है, जो मध्यकाल का एक क्लासिक ग्रंथ है। बेल ने 1911 में इसकी नीलामी में $50,000 दिए थे। बेल को ओरिएंटल, अफ्रीकी और एशियाई कला और साहित्य में, खासकर उपनिवेशवाद से पहले की अफ्रीका, मध्य पूर्व और सुदूर पूर्व की कृतियों में रुचि थी, जब पश्चिमी प्रभाव नहीं था। उन्होंने 14वीं सदी की इथियोपियाई गॉस्पेल बुक जैसी चीजें हासिल कीं, जो इथियोपिया में तैयार ईसाई गॉस्पेल्स का संग्रह है, जहां कॉप्टिक इथियोपियाई चर्च व्यापक ईसाई दुनिया से अलग विकसित हुआ। ऐसी चीजों की नीलामी में बोली लगाते समय बेल अक्सर आक्रामक अंदाज में नजर आती थीं, और जब उनकी नजर किसी खास मूल्यवान चीज पर पड़ती थी तो वे किसी और से कम बोली लगाने को तैयार नहीं होती थीं। लेकिन उनकी नजर बहुत तेज थी, और वे उन चीजों पर ज्यादा खर्च नहीं करती थीं जिनकी उतनी कीमत नहीं थी। 1920 के शुरुआती वर्षों में बेल ने मॉर्गन लाइब्रेरी के उस बदलाव की निगरानी की, जिसमें वह जनता के लिए कार्यक्रम रखने वाली एक निजी संस्था से पूरी तरह सार्वजनिक संस्था बनी। पियरे पोंटे मॉर्गन लाइब्रेरी 1924 में खुली। बेल इसकी पहली निदेशक बनी और यह पद करीब 25 साल संभाला। शुरुआत में यह एक समय में केवल 10 आगंतुकों को ही समायोजित कर सकती थी, लेकिन जैसे जैसे इसकी संग्रह और लोकप्रियता बढ़ी, लाइब्रेरी ने नए विस्तार भवनों के साथ विस्तार किया। अपने कार्यकाल के अंत तक लाइब्रेरी में हजारों दुर्लभ किताबें और पांडुलिपियां, दसियों हजार कलात्मक और संग्रहालय की वस्तुएं और लाखों कम दुर्लभ किताबें और पांडुलिपियां रखी गई थीं। बेल सिर्फ अपने क्षेत्र में अग्रणी और प्रभावशाली लाइब्रेरियन व संग्रहकर्ता ही नहीं थीं। उन्होंने न्यूयॉर्क के समाज में भी अपनी बेहद रंगीन मौजूदगी दर्ज कराई थी। वो शानदार कपड़े और बड़े पंखों वाले हैट पहनती थीं। जैज और बॉर्बन में डूबे 1920 के दशक में उन्हें अक्सर एक हाथ में ड्रिंक, दूसरे में सिगरेट के साथ देखा जाता था। वो कहती थीं कि लाइब्रेरियन होने का मतलब शांत या संकोची रहना नहीं है। उन्होंने कभी शादी नहीं की, शायद इसलिए क्योंकि उस समय महिलाओं से उम्मीद की जाती थी कि वे बच्चे होने के बाद अपने करियर को छोड़कर पारिवारिक जीवन अपना लें। हालांकि उन्हें प्यार जरूर मिला। 1909 में उनकी मुलाकात बर्नार्ड बेरेंसन से हुई, जो एक प्रसिद्ध पुनर्जागरण कला विशेषज्ञ थे
और दोनों के बीच रोमांस, दोस्ती और बौद्धिक साझेदारी से भरा दशकों लंबा रिश्ता शुरू हुआ। उन्होंने भावुक पत्र लिखे और यूरोप अमेरिका में समय बिताया। गहरे संबंध के बावजूद वे साथ नहीं रहे, क्योंकि बर्नार्ड शादीशुदा थे और बेल स्वतंत्रता को महत्व देती थीं। उनकी मां जेनीवी ज्यादातर समय उनके साथ रहीं और बेल ने एक भतीजे की परवरिश में भी अहम भूमिका निभाई। बेल ने पिएरे पोंटे मॉर्गन लाइब्रेरी की निदेशक पद से 1948 में 60 के दशक के अंत में ही सेवानिवृत्ति ली। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और जब 1 साल बाद लाइब्रेरी में एक प्रदर्शनी आयोजित की गई जिसमें उन्होंने वर्षों में जो भी कृतियां एकत्रित की थीं उन्हें दिखाया गया, तो उन्हें व्हीलचेयर में आना पड़ा। उनका निधन 1 साल बाद 10 मई 1950 को न्यूयॉर्क के सेंट ल्यूक अस्पताल में कैंसर के कारण हो गया। उस वक्त वे 70 साल के थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी मृत्यु पर उन्हें देश की प्रसिद्ध लाइब्रेरियन बताया। ग्रीन ने अपनी मृत्यु से पहले अधिकतर निजी कागजात नष्ट कर दिए, जिससे उनके जीवन व कार्य पर काफी अस्पष्टता है। फिर भी बर्नार्ड को लिखे गए उनके पत्र सुरक्षित रहे, जो फरवरी 1909 से मार्च 1949 तक फैले हुए हैं, और यही उनके व्यक्तिगत कागजात का सबसे बड़ा संग्रह है। उनकी विरासत बहुत बड़ी है। आज मॉर्गन लाइब्रेरी और म्यूजियम, जिसे अब नया नाम मिला है, दुनिया के उन बेहतरीन पुस्तकालयों और कला संग्रहों में से एक माना जाता है जिन्हें निजी वित्तपोषण से विकसित किया गया है। जेपी मॉर्गन खुद को छोड़कर इसके विकास के लिए बेल डा कोस्टा ग्रीन से ज्यादा कोई जिम्मेदार नहीं था। 1904 की गर्मियों में न्यूयॉर्क सिटी में सनसनीखेज घोटाले की चर्चा थी। करोड़पति जॉन प्लैट ने हन्ना एलियास, जो एक एकांत प्रिय अश्वेत महिला थीं और जिनका अतीत रहस्यमय था, पर $6,85,000 की ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया, जो आज के समय में लगभग $30 मिलियन के बराबर है। इससे हन्ना एलियास शायद अमेरिका की सबसे अमीर और कुख्यात अश्वेत महिला बन गईं। मेरे साथ जुड़िए जब हम उनकी कहानी को जानेंगे। हन्ना एलियास की सही जन्मतिथि अज्ञात है, लेकिन उनका जन्म 1865 में फिलाडेल्फिया में हुआ था, उसी साल जब अमेरिकी गृहयुद्ध समाप्त हुआ था। उनके पिता चार्ल्स एलियास एक रसोइया और कैटरर थे, जिनकी शादी मैरी एलियास से हुई थी। चार्ल्स अफ्रीकी, अमेरिकी और मूल अमेरिकी विरासत के मिश्रित वंशज थे और हन्ना की मां मैरी भी काफी गोरी थीं। इसका नतीजा ये हुआ कि हन्ना की त्वचा हल्की थी, जो आगे उनके जीवन में भूमिका निभाएगी। हन्ना बड़े परिवार में पली बढ़ी थीं। वह अपने माता-पिता की 9 संतानों में एक थीं। वे उस समय शहर के अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए सबसे अमीर माने जाने वाले इलाके में रहते थे। हालांकि उनके परिवार का आकार इतना बड़ा था कि भले ही चार्ल्स अच्छी कमाई करते थे, वे अमीर नहीं थे। फिर भी परिवार का समाज में सम्मान था और वे लगातार सामाजिक आर्थिक सीढ़ी पर ऊपर जा रहे थे। चार्ल्स ने परिवार को बड़े घर में शिफ्ट किया, जहां वे फिलाडेल्फिया के वकीलों और अश्वेत व्यापारियों के इलाके में रहने लगे। वह और उनके भाई बहन एक सरकारी स्कूल में गए और उन्हें अच्छी शिक्षा मिली। साथ ही हन्ना के पालन पोषण की अधिक जानकारी नहीं है। हन्ना की कहानी असल में तब शुरू होती है जब उनकी बहन हैटी की शादी 1884 में हुई थी। उस समय हन्ना लगभग 19 साल की थीं। शादी से पहले हन्ना ने फिलाडेल्फिया के उत्तरी हिस्से की एक अमीर महिला के घर काम शुरू किया था। बाद में यह पता चला कि अपनी बहन की शादी से पहले हन्ना ने अपने मालिक के वार्डरोब से एक महंगा ड्रेस उधार लेने का फैसला किया था। हैटी की शादी में कई लोगों ने हन्ना की ड्रेस की भव्यता और सुंदरता की तारीफ की। एक मेहमान ने कहा, वह शाम की सबसे आकर्षक महिला थीं। लेकिन बातें यहीं नहीं रुकीं। शायद हन्ना का इरादा था कि वो उस ड्रेस को वहीं वापस रख दे जहां से उसने ली थी, और उम्मीद करती थी कि उसकी ये हरकतें किसी की नजर में न आएं। हालांकि कुछ दिन बाद जब वह काम पर वापस नहीं लौटी थी, पुलिस अधिकारी एलियास के घर पहुंचे और हन्ना को गिरफ्तार कर लिया। उसके नियोक्ता ने देखा कि ड्रेस गायब है और समझ गया कि वही हन्ना थी जिसने उसे लिया। उस समय अफ्रीकी अमेरिकियों को अमेरिका में श्वेत व्यक्ति पर अपराध के संदेह में उचित कानूनी प्रक्रिया का अधिकार नहीं मिलता था। उसी शाम हन्ना को जल्दी से अदालत में पेश किया गया और उसे चोरी का दोषी पाया गया।
उन्हें फिलाडेल्फिया की मोयामिन्सिंग जेल में 4 महीने की सजा मिली। उन्हें करीब 40 महिलाओं के साथ एक हिस्से में बंद किया गया था। जेल के बाकी हिस्से में पुरुष कैदी थे, जिनमें से कई हिंसक और अकल्पनीय अपराधों के लिए वहां थे। वो यहां अपनी सजा के पूरे 4 महीने काटेगी और अब उसकी जिंदगी एक अंधेरे मोड़ पर जाने वाली थी। अपराध से हैना का पहला सामना उसकी बाकी जिंदगी को आकार देने वाला साबित हुआ। जब उसने अपनी सजा पूरी की और घर लौटने की कोशिश की, तो उसके पिता ने उसे अब परिवार के बाकी सदस्यों के साथ रहने नहीं दिया। पैसे और रहने की जगह के बिना वह उत्तर की ओर न्यूयॉर्क चली गई। वहां उसने जल्दी ही अपने लिए उसी तरीके से इंतजाम करना शुरू कर दिया जो वह इतनी जल्दी सोच सकती थी। वह एक वेश्या बन गई। ये शहर के टेंडरलॉइन इलाके में था, न्यूयॉर्क का वो भाग जहां कई होटल थे और रात में आनंद की तलाश में महिलाएं जमा होती थीं। यहां हन्ना के लिए शुरुआत आसान नहीं थी। वो 1885 में गर्भवती हो गईं और 1886 की शुरुआत में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम क्लारा रखा, जिसे उन्होंने गोद देने के लिए दे दिया। कुछ समय बाद उन्हें वेश्यावृत्ति के आरोप में अदालत में पेश किया गया और रूजवेल्ट द्वीप ईस्ट रिवर में 1 महीने की जेल हुई। हैना जल्दी बाहर आईं और अपने कामकाज को समझदारी से संभालना सीख लिया। हल्के रंग के कारण उन्होंने कहना शुरू किया कि वह क्यूबा की हैं। जल्द ही हैना इतनी कमाने लगीं कि किराए पर जगह लेकर गुजारा करने लगीं। वो कई सालों तक ऐसे ही बढ़ती रहीं। वह इतनी सफल हुईं कि उनके पास बहुत पैसा आने लगा और उन्होंने कई संपत्तियां खरीदकर किराए पर देकर कमाई बढ़ाई। इनमें से कई संपत्तियां अपटाउन मैनहट्टन में, सेंट्रल पार्क के उत्तर में, आज के हार्लेम की सीमा के आसपास थीं। ये इलाका उस समय तक अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय नहीं बना था और कई पुराने न्यूयॉर्क परिवार अब भी वहां रहते थे, जिसे 17वीं सदी में डच बस्ती के रूप में बसाया गया था। हैना अपना समय मैनहट्टन के एक निवास और एक भव्य बीच हाउस के बीच बांटती थीं, जो उनके पास फार रॉकवे में था, जो लॉन्ग आइलैंड के अटलांटिक बीच के पास है, लेकिन अभी भी क्वींसबरो के भीतर आता है। 1900 के शुरुआती वर्षों में हैना ऐशो आरामदायक जीवन जीती थीं। उनकी सेवा में नौकरानी, बटलर और पूरा स्टाफ था। उनकी दौलत को लेकर अफवाहें बढ़ रही थीं और जल्द ही उनकी संपत्ति की सच्चाई न्यूयॉर्क के बड़े घोटालों में उजागर होने वाली थी। 1885 में न्यूयॉर्क आने के कुछ ही समय बाद हैना ऐशो से जॉन आर प्लैट मिलने आए थे। उस समय वह अपने 60 के दशक में एक संपन्न न्यूयॉर्क व्यापारी थे। 1820 में जन्मे उन्होंने प्लेट ग्लास बेचकर अपनी दौलत बनाई थी। ये पहली मुलाकात जल्द ही एक नियमित संबंध में बदल गई, जब प्लैट ने 1887 में मैनहट्टन में एलियास से फिर से मुलाकात की। सेलफोन या आधुनिक संचार से पहले, जब टेंडरलॉइन जिले की महिलाएं पुलिस से बचने के लिए जगह बदलती थीं, हन्ना और उसके प्रेमी ने संपर्क में रहने का गुप्त तरीका खोज लिया था, जैसा कई औरों ने भी किया। बेस्सी और पापा नाम का इस्तेमाल करते हुए वे न्यूयॉर्क के एक अखबार के वर्गीकृत सेक्शन में कोडित विज्ञापन देते थे, जिन संदेशों से पता चलता था कि वे हर रात कहां होंगे। हन्ना और जॉन की रातें सिर्फ छोटी मोहब्बत नहीं थीं, उनका गुप्त रिश्ता सालों तक चलता रहा। जॉन प्लैट शादीशुदा और न्यूयॉर्क के मशहूर शख्सियत थे। गोपनीयता जरूरी थी और उन्हें हन्ना का गुप्त स्वभाव पसंद था। प्लैट ने जल्दी ही उसे पैसे देने शुरू कर दिए और वो भी काफी ज्यादा। बाद की रिपोर्टों के अनुसार वो उसे हर महीने 2000 से 6000 डॉलर तक देने लगा, जो आज के समय में 70,000 से 2,10,000 डॉलर के बराबर है। उसने उसे ये सलाह भी दी कि वो उस पैसे का इस्तेमाल प्रॉपर्टी और शेयर खरीदने में करे। ज्यादा समय नहीं बीता था कि वह अमीर हो गई और आखिरकार दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में से एक बन गई, शायद संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे अमीर अश्वेत महिला। हन्ना के शुरुआती निवेशों में से एक, जो जॉन प्लैट के मार्गदर्शन में किया गया था, उनके परिवार के घर के पास एक मकान था, जहां उसने कमरे किराए पर देना शुरू किया। 1895 की एक रात प्लैट मिलने आए। वहां के किराएदार कॉर्नेलियस विलियम्स, एक अश्वेत व्यक्ति, ने दरवाजा खोलकर नाराजगी से जवाब दिया। जब प्लैट, जो अपना छद्म नाम मिस्टर ग्रीन इस्तेमाल कर रहे थे, ने पूछा कि क्या लोग घर पर हैं, तो विलियम्स ने उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। बाद में उन्होंने नौकरानी से पूछा वह आदमी कौन था। उसने बताया वह मिस्टर ग्रीन थे। कुछ हफ्ते बाद
एलियास ने विलियम्स को घर से निकाल दिया। वह उसके प्रति जुनूनी था और घर से निकाले जाने से बहुत आहत हुआ। उसे लगा रहस्यमय मिस्टर ग्रीन जिम्मेदार हैं। वह गुस्से में गया और बदला लेने की कसम खाई। 8 साल बाद नवंबर 1903 की एक ठंडी दोपहर में एंड्रयू हेस्वेल ग्रीन, जो सेंट्रल पार्क और न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी के शांत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, एक पारिवारिक दोपहर के भोजन के बाद घर लौट रहे थे। जैसे ही वो अपने घर की सीढ़ियों के पास पहुंचे, कॉर्नेलियस विलियम्स वहां इंतजार कर रहे थे। वो अब भी वहम और भ्रांतियों से ग्रस्त थे और अब भी उसी सनक में डूबे थे। विलियम्स ने ग्रीन को प्लैट समझने की गलती की। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर निकाली और गोली चला दी। ग्रीन वहीं गिर गए। उन्हें कभी पता नहीं चला कि वो ऐसी दुश्मनी का शिकार हुए जिससे उनका कोई संबंध नहीं था। कॉर्नेलियस विलियम्स पर मुकदमा चला, उन्हें पागल घोषित किया गया और जीवन पागल खाने में बीता। 1890 में हन्ना ने अफ्रीकी अमेरिकी रेल कर्मचारी क्रिस्टोफर स्मिथ से शादी की, लेकिन शादी के बाद भी उनका प्लैट से संबंध बना रहा। आखिरकार स्मिथ 1897 में चला गया, ये कहते हुए कि उसे अपनी पत्नी का प्लैट के साथ रिश्ता असहनीय लगा। स्मिथ को चुप कराने के लिए जॉन ने कानूनी मामला गुप्त रूप से सुलझाया और हन्ना को ज्यादा पैसे दिए ताकि सब छुपा रहे। प्लैट की पत्नी के निधन के बाद उसने जल्दी ही हन्ना के लिए सेंट्रल पार्क के पास एक शानदार टाउन हाउस खरीद लिया ताकि वो उससे अधिक मिल सके। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, प्लैट बेचैन होने लगा। अपराध बोध, लालच या डर, उसके अंदर कुछ तो उलझा हुआ था। और जब आखिरकार उसका सब्र टूट गया तो उनका गुप्त और जुनूनी रोमांस न्यूयॉर्क के सबसे बड़े घोटालों में से एक बनकर फूट पड़ा। अगर 1904 की गर्मियों में शुरू हुई असाधारण घटनाएं न होतीं, तो हन्ना का प्लैट के साथ रिश्ता आज शायद ही किसी को पता चलता। उस समय प्लैट ने हन्ना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। उस पर आरोप लगाया कि उसने उसके पास पहली बार आने की बात छुपाने के लिए सालों तक उससे भारी रकम वसूली। समय के साथ इसमें शामिल रकम हैरान कर देने वाली हो गई थी। प्लैट ने दावा किया कि कुल मिलाकर हन्ना ने उससे $6,85,000 से ज्यादा की फिरौती वसूली थी। पैसों का ऐतिहासिक मूल्य निकालना मुश्किल हो सकता है, खासकर लंबे समय में बदलती अर्थव्यवस्था के साथ। फिर भी हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस मामले में यह रकम आज के लगभग $30 मिलियन के बराबर है। इतनी बड़ी रकम ने न्यूयॉर्क के लोगों का ध्यान खींचा और महीनों तक अखबारों ने इस मामले की हर नई घटना को उत्सुकता से छापा। प्लैट ने एलियास से उसका रिश्ता कैसे शुरू हुआ, इसका एक दिलचस्प बहाना बताया। उन्होंने कहा कि वह उनसे वेश्या के रूप में मिलने नहीं गए थे। नहीं, उनके अनुसार यह सब 1880 के दशक के अंत में तब शुरू हुआ जब वो कथित तौर पर एलियास द्वारा चलाए जा रहे एक मसाज पार्लर में सिर्फ अपने खराब गठिया के इलाज के लिए गए थे, न कि किसी और अंतरंग चीज के लिए। उन्होंने दावा किया कि 1890 के दशक में वे फिर मिले और उनकी आर्थिक मदद से बोर्डिंग हाउस खोलने लगे। फिर पॉल प्लैट के अनुसार वह उसकी दुर्भावना के अनजाने शिकार बन गए थे। उन्होंने कहा कि हन्ना ने उन्हें ब्लैकमेल किया। अगर वह उसे बड़ी रकम न देता तो वह उसके परिवार से कहती कि वह कई सालों से उसके पास जुनून भरी रातें बिताने आता है। प्लैट न्यूयॉर्क के व्यापारिक समुदाय के प्रमुख सदस्य थे और पुलिस ने उनके दावों को गंभीरता से लिया। हालांकि हन्ना मानने को तैयार नहीं थी। जब पुलिस पहली बार उसके पास पहुंची तो उसने पूछताछ के लिए आने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने उसके टाउन हाउस पर छापा मारा और जो कुछ भी उन्हें लगा कि इस मामले से जुड़ा हो सकता है, उसे जब्त कर लिया। उसे लोअर मैनहट्टन की टोम्स जेल में ले जाया गया, जो बदनाम रूप से डरावनी और अप्रिय जगह है। हन्ना ने जेल की ठंडी दीवारों के पीछे कई तनावपूर्ण दिन बिताए, लेकिन फिर एक चौंकाने वाले मोड़ में उसे अचानक रिहा कर दिया गया। जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि हन्ना के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का आरोप साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। चौंका देने वाली रकम के बावजूद ये सामने आया कि प्लैट ने हर साल अपनी मर्जी से पैसे दिए थे। कुछ हफ्तों में साफ हो गया कि प्लैट ने यह मामला आधे मन से शुरू किया था। दबाव उसके परिवार से ही आया था। जैसे ही पता चला कि उसने चुपचाप वो दौलत दे दी थी, घबराहट फैल गई। जिसे वे विरासत मानते थे वो लगभग खत्म हो चुकी थी और वे किसी को दोष देना चाहते थे।
जब पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला और प्लैट ने आरोप वापस ले लिए, तो उसके परिवार ने खुद ही मामला संभाल लिया और हन्ना को सिविल कोर्ट में घसीटकर पैसे वापस लेने की कोशिश की। लेकिन पहले की तरह उन्हें फिर भी कुछ नहीं मिला। 1905 की शुरुआत तक ये कहानी ठंडी पड़ने लगी और हन्ना को बरी कर दिया गया। पूरा मामला एक अजीब घटना थी जिसने 20वीं सदी की शुरुआत में न्यूयॉर्क की नस्लीय राजनीति को उजागर किया। अखबारों ने इस कहानी को कवर करते हुए मामले से ज्यादा हन्ना की नस्लीय पृष्ठभूमि पर ध्यान दिया और कुछ ने उन्हें विदेशी मूल की महिला भी बताया। 1900 के दशक के मध्य में यूरोपीय प्रवास न्यूयॉर्क में चरम पर था और एक विदेशी वेश्या द्वारा एक असहाय 80 वर्षीय बुजुर्ग को ठगने की सनसनीखेज सुर्खियां आग की तरह फैल गईं। इस घोटाले ने शहर के भीतर गहराई से छिपे उन डर और शंकाओं को उजागर कर दिया जो नए आने वालों की बढ़ती संख्या से उनकी दुनिया में मच रही हलचल को लेकर थीं। है ना, कई साल न्यूयॉर्क में रही। वो हार्लेम में अपनी संपत्तियों से मिलने वाले किराए पर गुजारा करती थीं और अंततः अपटाउन मैनहट्टन चली गईं, जहां 1904 में मिली अनचाही प्रसिद्धि के बाद वो अधिक गुमनामी में रह सकती थीं। प्लैट का 1908 में निधन हुआ और उन्होंने करीब $10,000 छोड़े, जो आज लगभग $3,50,000 हैं, जबकि ये उनकी कभी भव्य संपत्ति के मुकाबले बहुत कम था। कोई हैरानी नहीं कि हन्ना को कुछ नहीं मिला और वो अंतिम संस्कार में भी नहीं गईं। 1910 के दशक में हन्ना हार्लेम में विभिन्न जमीनों के लेन देन में शामिल थीं, क्योंकि ये इलाका 1920 के दशक के हार्लेम पुनर्जागरण से पहले समृद्ध अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए एक सुरक्षित स्थान के रूप में विकसित होने लगा था। हालांकि हन्ना ने यहां अफ्रीकी अमेरिकी संस्कृति का यह उभार बहुत कम देखा। 1923 में न्यूयॉर्क में अपनी लगातार बदनामी से थक चुकी हन्ना ने और शायद अपने संदिग्ध वित्तीय अतीत को लेकर कई मुकदमों से बचने के लिए पूरी तरह से वहां से जाने का फैसला किया। हन्ना और उनके बटलर, एक जापानी व्यक्ति जिसका नाम काटो था, यूरोप के लिए एक जहाज पर सवार हुए और फिर कभी वापस नहीं आए। इसके बाद हन्ना फ्रांस में बस गईं। इसके बाद क्या हुआ, यह मिथक है। एक कहानी है कि उनकी मृत्यु पेरिस में हुई थी, जबकि एक अन्य के अनुसार उन्होंने 1920 के दशक के अंत में फ्रेंच रिवेरा में दम तोड़ा। ये एक रंगीन जीवन का रंगीन अंत था। यह 1781 का एक सुहाना अक्टूबर की दोपहर थी। यॉर्कटाउन वर्जीनिया में ठंडी पतझड़ की हवा थी जब ब्रिटिश सैनिकों की कतार शहर के उत्तर के समतल मैदान की ओर बढ़ी। अमेरिकी सैनिकों की कतार उनके सामने थी। ये दृश्य पिछले 6 वर्षों से युद्ध झेल रहे कई लोगों के लिए जाना पहचाना था। फिर भी वर्दी वाले वहां लड़ने नहीं थे। वे वहां समारोह और सैन्य कूटनीति के लिए मौजूद थे। वे वहां आत्मसमर्पण चिन्हित करने, जो क्रांतिकारी युद्ध के अंत की शुरुआत थी, मौजूद थे। उनके दाईं ओर फ्रांसीसी लोगों की सभा थी, जो बोरबॉन परिवार के सफेद और सुनहरे झंडे के नीचे अधिकारी थे। साथ ही मार्की दी लाफायेट भी थे, जिनकी प्रतिभा ने कॉन्टिनेंटल आर्मी को लाभ पहुंचाया। उनके बाईं ओर विजयी कॉन्टिनेंटल आर्मी खड़ी थी, जिसका नेतृत्व साहसी बेंजामिन लिंकन कर रहे थे, जिनके चचेरे भाई अब्राहम बाद में गृह युद्ध में अमेरिकी जीत की निगरानी करेंगे। ब्रिटिश सैनिक उस पल की स्थिति से शर्मिंदा होकर अपनी पंक्तियों में अनुपस्थिति से और अपमानित हुए। ब्रिटिश जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस ने बीमारी का बहाना बनाकर यॉर्क टाउन आकर तलवार सौंपने और किंग जॉर्ज की हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हालांकि कई लोगों को शक था कि इसके पीछे कोई और वजह थी। कॉर्नवालिस और जॉर्ज वॉशिंगटन ने उस आत्मसमर्पण में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई जिसने युद्ध के शांतिपूर्ण अंत का मार्ग खोला। हालांकि अमेरिकी पक्ष में लाफायेट और वॉशिंगटन जैसे क्रांतिकारी युद्ध के शीर्ष अधिकारियों के साथ खड़े हुए एक चेहरा था जिसे वहां मौजूद कई ब्रिटिश सैनिकों ने हैरानी से पहचाना होगा। यह किसी ऐसे महाद्वीपीय सैनिक का गोरा चेहरा नहीं था जिसे खेती या व्यापार से बुलाया गया हो कि वो स्वतंत्रता के लिए हथियार उठाए। यह एक अश्वेत व्यक्ति का चेहरा था, जेम्स आर्मिस्टेड, जो महाद्वीपीय सेना का सेवक और दोहरा जासूस था। जबकि नए राष्ट्र में कुछ लोग उसकी मानवता पर भी सहमत नहीं थे। जेम्स ने साम्राज्य के आत्मसमर्पण और पूरी अमेरिकी क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस दिन ब्रिटिश सैनिकों की हैरानी कुछ भी नहीं थी। उसके मुकाबले जनरल कॉर्नवालिस को यॉर्कटाउन पहुंचने पर
जो झटका लगा। पिछले कई वर्षों से वह जेम्स को अपना विश्वसनीय सेवक मानता था, जिसे कॉन्टिनेंटल आर्मी में घुसपैठ करने और ब्रिटिश मुख्यालय को जानकारी देने का काम सौंपा गया था। असल में जेम्स कई वर्षों से कॉन्टिनेंटल आर्मी के लिए जासूसी कर रहा था और अमेरिका के सबसे प्रभावशाली और खतरनाक जासूसों में से एक की भूमिका को बखूबी निभा रहा था। कॉर्नवालिस को जेम्स से वर्षों से जो भी जानकारी मिली थी, वो सब झूठ थी। असल में ब्रिटिश आर्मी को जेम्स के बारे में जो पता था, वो लगभग सब झूठ था। उसकी कहानी साम्राज्य से वफादारी नहीं, बल्कि अमेरिकी क्रांतिकारियों के लिए गुप्त रूप से काम करने की थी, जिससे विद्रोहियों को बड़ा फायदा हुआ, जिन्हें कॉर्नवालिस नापसंद करता था। एक ऐसा दौर था जब देशों की किस्मतें भव्य सैन्य चालों, जान की बाजी लगा देने वाली लड़ाइयों और राजाओं व जनरलों की टकराती शख्सियतों से बदल जाती थीं। ब्रिटिश साम्राज्य की उत्तर अमेरिका में विद्रोह दबाने की नाकाम कोशिश आंशिक रूप से उसी आदमी ने नाकाम कर दी जिसे वे अदृश्य मानते थे। आज बहुत कम अमेरिकी जेम्स आर्मिस्टेड लाफायेट को जानते हैं, और उनके बारे में तो और भी कम। अगर उनके पृष्ठभूमि को देखें तो कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि उनके जीवन की यात्रा एक महानायक की यात्रा बन जाएगी। हालांकि वास्तव में जेम्स की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे अमेरिकी क्रांति के कई भूले बिसरे नायकों में से एक थे, बल्कि इसलिए भी कि उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, जो हमारी आधुनिक नस्लीय संवेदनाओं और शोषक तथा शोषित के बीच संबंधों के बारे में हमारे नजरिए से टकराते हैं। जेम्स एक ऐसे व्यक्ति थे जो गुलामी में पैदा हुए थे और उसी देश के लिए काम करते थे जिसने उन्हें दबाया था। उन्होंने अपने रंग का इस्तेमाल उस साम्राज्य के पतन को सुनिश्चित करने के लिए किया जो भले ही शत्रुतापूर्ण था, लेकिन उनकी आज्ञाकारिता के बदले उन्हें स्वतंत्रता देने का वादा करता। और फिर भी एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी के अंत में खुद भी गुलाम रखे थे। हमें जेम्स की कहानी को 21वीं सदी की नजर से देखने के बजाय 18वीं सदी के नजरिए से देखना चाहिए और उसके जीवन को वैसे ही देखना चाहिए जैसा वो वास्तव में था, ताकि हम उसे एक असली इंसान के रूप में समझ सकें, ना कि सिर्फ उन मुद्दों और विवादों का प्रतीक माने जिनसे उसकी कहानी जुड़ी है। एक समय जब नस्ल और राजनीति को अमेरिकी प्रयोग पर संदेह से जोड़ा जाता है, जेम्स की कहानी में हमें ऐसे व्यक्ति का उदाहरण मिलता है जिसे अपने अनुभवों के कारण अमेरिका के बारे में अच्छा कहने को नहीं मिलता, और फिर भी वो इसके सबसे साहसी रक्षकों में से एक बनकर सेवा करता रहा। एक समझदार पाठक भी दक्षिण पूर्वी वर्जीनिया के न्यू केंट काउंटी में, जो विलियम्सबर्ग और रिचमंड के बीच है, एक गुलाम लड़के के अपने मालिक के बागान पर बड़े होने को खास नहीं मानेगा। 1700 के दशक के मध्य में जन्मे, उनका जन्म 1748-1760 के बीच माना जाता है। जेम्स के माता पिता की जानकारी नहीं थी और उसका भविष्य भी शायद उतना ही अनजान रहता अगर वो अपनी जिंदगी के अधिकतर हिस्से में जिस जिज्ञासु आदमी का गुलाम था, विलियम आर्मिस्टेड, वो न होता। आर्मिस्टेड के पास कई दर्जन गुलाम थे, जिनमें से कई जेम्स सहित उसे अपने पिता कर्नल जॉन आर्मिस्टेड से विरासत में मिले थे। विलियम एक देशभक्त था जो मवेशी और सामान बेचकर आजीविका कमाता था, और उसके ग्राहक कॉन्टिनेंटल आर्मी भी थे। वो भी जेम्स के साथ ही बड़ा हुआ था। उसका जन्म 1751 में हुआ था और दोनों को लगभग एक जैसी शिक्षा मिली थी। संभवतः उस समय की प्रथा के अनुसार कर्नल के घर में साथ साथ पढ़ाई करते थे। जहां कैरोलिना में गुलामों को पढ़ाना मना था, वहीं वर्जीनिया में यह कानूनी था। जेम्स ने फ्रेंच और अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखा। उसकी शिक्षा शायद मुनाफे का हिसाब किताब थी, जिससे जेम्स की अपने मालिक के उद्योग में कीमत बढ़े, लेकिन ये ऐसी शिक्षा थी जो बाद में उसके और उसके नए मालिक विलियम के लिए भी अप्रत्याशित रूप से उपयोगी साबित हुई। ब्रिटिश साम्राज्य भले ही नस्लीय संबंधों की स्थिति के बारे में आधुनिक प्रबुद्धता के मानकों तक न पहुंचा हो, लेकिन वह दास प्रथा की संस्था को लेकर अमेरिका के अपने संघर्ष और उन संघर्षों के नवोदित देश की स्वतंत्रता की कोशिशों के साथ कैसे जुड़े हुए थे, इससे अनजान नहीं था। चाहे वो अमेरिकी गुलामों को मालिकों के खिलाफ करने की चाल हो या सिर्फ जनशक्ति बढ़ाने की कोशिश। वर्जीनिया के शाही गवर्नर लॉर्ड डनमोर ने 1775 में एक घोषणा जारी की थी कि जो भी गुलाम ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए तैयार होगा, उसे उसकी आजादी दे दी जाएगी, इस वफादारी के बदले में।
एक गुलाम के रूप में, जिसके मालिक देशभक्त थे और जिसका अपना छोटा सा परिवार भी था। जेम्स का ब्रिटिश सेना में शामिल होना उसके भविष्य को खतरे में डाल सकता था, और उसकी पत्नी और बच्चों की बात तो छोड़ ही दें, जिन्हें वो इस तरह छोड़ देता। फिर भी स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी जोश की तेजी से बढ़ती लहर ने युवा गुलाम और उसके युवा मालिक दोनों को ये जल्दी ही दिखा दिया कि जेम्स का जीवन शायद केवल सेवक की भूमिका तक सीमित नहीं रहेगा। युद्ध ने उपनिवेशों में अमेरिकी देशभक्तों और दुनिया भर के उन लोगों के बीच अप्रत्याशित गठबंधन बनाए जो क्रांति के उद्देश्य के प्रति सहानुभूति रखते थे और उपनिवेशवासियों पर अत्याचार करने वाले ब्रिटिश शासकों से नफरत करते थे। मार्क्विस दे लाफायेत एक ऐसे ही सहयोगी थे। वह फ्रांसीसी कुलीन और सैन्य कमांडर थे जिन्होंने जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिकी पक्ष में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से आगे आए थे। लाफायेत की वॉशिंगटन के प्रति प्रशंसा प्रसिद्ध थी, लेकिन उनके भीतर उनकी निष्ठा का एक और आधार भी था जिसने उन्हें देशभक्तों के साथ एक साझा मकसद पर लाखड़ा किया। वो दासता से घृणा करते थे और इसे प्राकृतिक कानून व मानव अधिकारों में आस्था के कारण उचित नहीं मानते थे। यही विश्वास बाद में उन्हें मनुष्य के अधिकारों की घोषणा और फ्रांसीसी क्रांति में अहम भूमिका निभाने को प्रेरित करेगा। मार्क्विस के विश्वासों के कारण जेम्स आर्मिस्टेड उनकी कमान वाली महाद्वीपीय सेना में शामिल हुए और दोनों के बीच अप्रत्याशित साझेदारी बनी। वो साझेदारी जल्द ही गहरी दोस्ती में बदल गई और मार्क्विस की जेम्स की बुद्धिमत्ता के लिए प्रशंसा यह चाहत बन गई कि वो युवा गुलाम स्वतंत्र हो। लेकिन स्वतंत्रता की राह लंबी थी और वह ऐसे युद्ध से गुजरती थी जिसमें जीत तय नहीं थी। मार्क्विस ने देखा कि जेम्स की प्रतिभा और तेज बुद्धि एक साधारण सैनिक के रूप में बेकार हो रही थी। इसलिए उसने एक अलग प्रस्ताव रखा, एक बड़े जासूसी अभियान का। उसने सुझाव दिया कि जेम्स साम्राज्य की दासों को तोप के चारे की तरह इस्तेमाल करने के लिए भर्ती करने की नीति का फायदा उठाकर अमेरिकी मोर्चे से चुपचाप निकलकर ब्रिटिश सेना में घुस जाए। जितनी भी खुफिया जानकारी मिले उसे महाद्वीपीय सेना तक पहुंचाए। यह जेम्स के लिए जोखिम भरा ऑपरेशन था। पकड़े गए जासूसों के लिए सजा मौत थी। जेम्स के पास पहचान के कागजात नहीं थे जिससे वो पकड़े जाने से सुरक्षित था, लेकिन सवाल पूछे जाने पर उसके पास खुलकर सच बताने का भी कोई तरीका नहीं था। क्रांतिकारी युद्ध में ब्रिटिश सेना मानवता के लिए प्रसिद्ध नहीं थी। अमानवीय व्यवहार के कारण कई नियमित सैनिकों ने सेना छोड़ दी और अपनी वफादारी बदलकर उन किसानों, चक्की चलाने वालों और कस्बे वालों के साथ लड़ने लगे, जिनसे मुख्य रूप से महाद्वीपीय सेना के सैनिक बने थे। अगर साम्राज्य अपने ही सैनिकों के प्रति इतना निर्दयी था, तो ये संभावना कि वे एक डबल एजेंट, खासकर एक अश्वेत व्यक्ति के साथ नरमी बरतेंगे, शून्य से भी कम थी। जेम्स ने मार्क्विस का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वो सुरक्षित दूर जाने के बाद ब्रिटिश सेना में शामिल होने का विकल्प चुन सकता था। ये एक ऐसा प्रलोभन था जिसने निसंदेह हर बार उसकी अंतरात्मा को कचोटा जब भी उसने साम्राज्य द्वारा दासों को आजादी देने के प्रस्ताव का जिक्र सुना जो ब्रिटिश सेना में शामिल हो जाते थे। जेम्स जैसे गुलाम के लिए अमेरिकी उपनिवेशों और उनकी नई स्वतंत्रता की घोषणा को उज्जवल नजरों से देखना मुश्किल था। जेम्स ऐसे लोगों की सेवा करने का चुनाव कैसे कर सकता था जो कलम की मोटी लकीरों से स्वतंत्रता और अविच्छिन्न अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते थे, साथ ही उस गुलामी की व्यवस्था को भी बनाए रखते थे जिसने न सिर्फ उसे बल्कि उसकी पत्नी और छोटे बच्चों को भी अमानवीय दासता की स्थिति में रखा था। जेम्स के सामने एक चुनाव था, ब्रिटिशों की सेवा करना और स्वतंत्रता की गारंटी को स्वीकार करना जो पूरी तरह से ताज के प्रति बिना सवाल किए समर्पण पर निर्भर थी, या अमेरिका की सेवा करना बिना स्वतंत्रता की गारंटी के, जिसकी दार्शनिक प्रतिबद्धता ने एक अश्वेत व्यक्ति के रूप में उसकी अपनी दुर्दशा को बेरहमी से अनदेखा कर दिया था। फिर भी डगमगाना या निष्क्रियता की चुप्पी में खुद को छुपा लेना जेम्स का तरीका नहीं था। जैसा कि उन्होंने देखा, उनके पास एक काम था और भले ही ब्रिटिश क्राउन या कॉन्टिनेंटल आर्मी पर पूरी तरह भरोसा ना हो, उनके दोस्त मार्क्विस डे लाफायेट भरोसेमंद थे। उन्होंने लाफायेट पर भरोसा करना चुना और मार्च 1781 में अमेरिकी क्रांति के सबसे नए डबल एजेंट बन गए। शायद विडंबना यह थी कि जेम्स का पहला काम दूसरों का भरोसा जीतने के लिए झूठ बोलना था। वह दुश्मन की सीमा में गए और ब्रिटिश शिविर में घुसने के लिए भगोड़े गुलाम बने।
क्या वे नियमित सैनिक जिन्होंने पहली बार जेम्स से मुलाकात की थी उस पर शक करते थे? निस्संदेह बहुतों ने किया। साम्राज्य को लोगों की जरूरत थी और रॉयल गवर्नर द्वारा दास मुक्ति की गारंटी ने शायद कई ब्रिटिश जनरलों को इस संभावना को नजरअंदाज करने पर मजबूर किया कि कोई अश्वेत गुलाम विद्रोही पक्ष के लिए काम कर रहा हो। युद्ध की हालातों ने जेम्स को इतना जरूरी बना दिया कि उसे मना करना मुश्किल था। ब्रिटिशों के लिए जेम्स कई मायनों में एक आदर्श संपत्ति था। वर्जीनिया में उसका जीवन उसे विलियम्सबर्ग और रिचमंड के इलाकों का विश्वकोश जैसा ज्ञान देता था। ये एक महत्वपूर्ण गुण था साम्राज्य के लिए, जो एक गुरिल्ला लड़ाकू बल से लड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था, जो अपने ही देश की रक्षा कर रहा था और जिससे वो गहराई से परिचित था। क्राउन के जनरलों की नजर में जेम्स वह खोई हुई कड़ी था। वह युद्धाभ्यास व सैनिक गतिविधियों के समन्वय के लिए विश्वसनीय सूचना स्रोत था और उसकी शिक्षित साक्षर गुलाम की पृष्ठभूमि ने उसे जासूसी के लिए उपयुक्त बना दिया था। ब्रिटिशों ने जेम्स को अमेरिकी शिविर में घुसपैठ कर अमेरिकी गतिविधियों, आपूर्ति लाइनों और सैन्य योजनाओं की जानकारी लाने भेजा, जो शायद जेम्स को कई बार चुपचाप मुस्कुराने पर मजबूर करता था। जेम्स ने एकदम बेहतरीन चाल चली। एक शिक्षित गुलाम के रूप में जेम्स उन लोगों का उदाहरण था जिन्हें सभ्य समाज में अक्सर अदृश्य माना जाता था। वे गुलाम पुरुष और महिलाएं जो खाना परोसते, संदेश पहुंचाते और अमेरिकी ब्रिटिश बैठकों में शामिल होते थे, अक्सर उनकी मौजूदगी पर ध्यान नहीं दिया जाता था। कई मायनों में ये वही लोग थे जिनके पास ऐसी बैठकों में असली खुफिया जानकारी की सबसे सटीक तस्वीर होती थी। जेम्स ब्रिटिश बैठकों में अपनी आंखें और कान खुले रखकर शामिल होते थे और ध्यान से उन जानकारियों को नोट करते थे जिन्हें पैट्रियट लाइनों तक पहुंचाना जरूरी था। जब साम्राज्य ने उसे अमेरिकी शिविर में वापस भेजा, ये मानते हुए कि वो जासूस के तौर पर काम कर रहा है, जो कि सच भी था, वो जो कुछ भी सीखता था उसे मार्क्वेस और अन्य अधिकारियों को बता देता था, जो बदले में उसे गलत जानकारी देते थे ताकि वो उसे क्राउन तक पहुंचा सके। विलियम आर्मिस्टेड के अधीन अपने पहले के दिनों में वह जहां एक सेवक था, उससे बिल्कुल अलग जेम्स की काबिलियत ने उसे पानी ढोने और छोटे-मोटे काम करने से ब्रिटिश उच्च अधिकारियों के लिए संदेशवाहक बनने तक पहुंचा दिया था, जिनमें सबसे प्रमुख बेनेडिक्ट अर्नोल्ड और जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस खुद थे। कॉर्नवालिस, जो एक ब्रिटिश कुलीन थे और 1757 में 7 वर्षों के युद्ध के दौरान महामहिम की सेना में शामिल हुए थे, उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश अभियान के एक प्रमुख खिलाड़ी थे। कैम्डेन की लड़ाई में देशभक्त सेनाओं पर निर्णायक जीत के बाद इंग्लैंड के उच्च वर्ग से आने के कारण कॉर्नवालिस ने नस्लीय अलगाव को अपनाया, जो भारत में जनरल के रूप में उनके युद्धोत्तर करियर में अहम साबित हुआ। कॉर्नवालिस के नस्लीय विचारों ने उन्हें जेम्स जैसे अश्वेत जासूस के लिए आसान निशाना बना दिया। ऐसे जनरल के पास जो उसकी त्वचा के रंग वालों को तवज्जो नहीं देता था, अदृश्य आदमी बनना मुश्किल नहीं था। कई मायनों में जेम्स की मानी गई अदृश्यता ही थी जिसने उसे इतनी सफलता दिलाई, और ये सफलता केवल एक कुशल जासूस के रूप में उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं थी। जेम्स के काम ने सीधे तौर पर महाद्वीपीय सेना को शायद उसका सबसे महत्वपूर्ण सैन्य मोर्चे पर जीत दिलाई, जो यॉर्कटाउन में ब्रिटिश सेना पर विजय थी। अपनी लक्षित जासूसी के सावधानीपूर्वक अभ्यास के जरिए जेम्स ने अमूल्य जानकारी का पता लगाया, जिसे वो देशभक्तों के मोर्चों तक ले गया। अगस्त 1871 में जेम्स को पता चला कि कॉर्नवालिस की सेना पोर्ट्समाउथ से यॉर्कटाउन जाने वाली है। ये एक ऐसा कदम था जिसे जनरल मानते थे कि इससे नियमित सैनिकों को चेसापीक खाड़ी के पास से गुजरने वाली आपूर्ति लाइनों के जरिए अतिरिक्त सैनिक और रसद मिल सकेगा। जनरल ने शायद गोपनीयता की उम्मीद और अमेरिकी पूर्वी तट पर अतिरिक्त सैनिकों के सहारे इस योजना को अंजाम देने का भरोसा किया था। विद्रोहियों की ओर से कम विरोध की यह झूठी उम्मीद थी, जिसे जेम्स ने कॉर्नवालिस के मन में बनाए रखने की पूरी कोशिश की। अपने आत्मविश्वास में, जैसे वह पहले भी अनगिनत बार कर चुका था, कॉर्नवालिस ने कमरे में मौजूद अदृश्य आदमी पर ध्यान नहीं दिया। जेम्स ने यॉर्कटाउन जाने की जानकारी मार्क्वेस को दे दी। इसके बाद फ्रांसीसी नौसेना ने चेसापीक को घेर लिया, जिससे ब्रिटिश सहायता समुद्र से आना असंभव हो गया।
फ्रांसीसी सेना ने सप्लाई लाइन तोड़ने के लिए कदम बढ़ाया तो कॉन्टिनेंटल आर्मी ने यॉर्क टाउन में कॉर्नवालिस पर हमला किया। जमीन के रास्ते ब्रिटिश लाइनों से 1000 गज से कम दूरी पर खाइयां खोदते और जबरदस्त तोपखाने की गोलाबारी करते हुए मार्किस डे लाफायेत और एक युवा देशभक्त कर्नल, जिसका नाम अलेक्जेंडर हैमिल्टन था, की कमान में कई जमीनी हमलों के साथ 9 अक्टूबर को शुरू हुई यॉर्कटाउन की घेराबंदी ने नियमित सैनिकों को बेहतर स्थिति में जाने या न्यूयॉर्क से मदद पाने में असमर्थ बना दिया। कॉर्नवालिस ने 1 महीने से भी कम समय में आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन अपने गर्व के कारण उसने समारोह में खुद न जाकर किसी और को भेजा। यॉर्कटाउन का अभियान कॉन्टिनेंटल आर्मी के लिए युद्ध खत्म करने वाला निर्णायक मोड़ था। कॉर्नवालिस के आत्मसमर्पण और अपनी 1/3 सेना खोने के साथ ही क्राउन ने लड़ने की इच्छा खो दी। युद्ध का आधिकारिक अंत 1783 में पेरिस की संधि के साथ हुआ। फिर भी शायद बहुत कम लोग जिन्होंने उस संधि पर हस्ताक्षर किए या यॉर्कटाउन की लड़ाई लड़ी समझ पाए कि उस अक्टूबर में वॉशिंगटन की सेना की जीत में एक खास अश्वेत गुलाम की क्या भूमिका थी। अगर जेम्स द्वारा दी गई गुप्त जानकारी नहीं मिलती तो यॉर्कटाउन में ब्रिटिश सेना को फंसाने का मौका शायद देशभक्तों के हाथ से निकल जाता, और इस तरह उस गुलाम की शानदार जासूसी ने फ्रांसीसी नौसेना को समय रहते ब्रिटिश ताज की सैन्य कुमुक को रोकने में सक्षम बना दिया। अपनी तरफ से कॉर्नवालिस शायद कभी नहीं जान पाया कि उसके नौकर ने वर्जीनिया में उसकी शर्मनाक हार लाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि रिकॉर्ड में एक घटना का जिक्र है जब कॉर्नवालिस ने आत्मसमर्पण की शर्तें तय करने के लिए मार्क्वेस से मिलने के दौरान जेम्स को अमेरिकी वर्दी में देखा था। कहा जाता है कि जनरल ने मजाक में कहा, तुम शरारती हो तो तुमने इस पूरे समय मुझे बेवकूफ बनाया है। जेम्स, जो गुलामी में पैदा हुए थे लेकिन अदम्य इच्छा शक्ति और असाधारण चतुराई और बुद्धिमत्ता से संपन्न थे, उन्होंने धरती की सबसे शक्तिशाली सेना के सबसे प्रमुख जनरलों में से एक को सफलतापूर्वक चकमा दे दिया था। यही वो गुण था जिसने मार्क्वेस को जेम्स पर भरोसा करने के लिए प्रेरित किया था, बरसों पहले जब वो एक पढ़ा लिखा गुलाम और सेवक भर थे। अब वो एक अमेरिकी हीरो थे जिन्होंने अपने देश की सम्मानपूर्वक सेवा की थी, अपने हिस्से से कहीं अधिक खतरे उठाए थे और अमेरिकी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक के आजीवन मित्र बन गए थे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि उस समय की नस्लीय विभाजन और राजनीति की सच्चाई जासूस के कंधों पर भारी थी। जेम्स ने उसमें भी अवसर देखा था जिसे बहुत से लोग एक गहरा बोझ मानते। कई ब्रिटिश अभिजातियों और वास्तव में कई अमेरिकी उपनिवेशवादियों द्वारा रखी गई नस्लीय अलगाववादी और श्रेष्ठतावादी मान्यताएं उस समय के कई लोगों के लिए चर्चा और चिंता का विषय थीं, खासकर उन लोगों के लिए जो दास्ता की संस्था की आलोचना करते थे। फिर भी जेम्स और मार्क्वेस डे लाफायेट जैसे कर्मठ लोगों को यह समझने में समय नहीं लगा कि क्राउन के शीर्ष अधिकारियों की अमानवीय बयानबाजी महाद्वीपीय सेना के लिए एक अमूल्य लाभ का स्रोत थी। जेम्स पहचान के कोई कागज साथ न रखने के अलावा लगभग कभी भी बंदूक नहीं रखते थे, इस तर्क के साथ कि एक सेवक के रूप में हथियारबंद पकड़े जाने का खतरा संदेह पैदा कर सकता था। वह अधिकतर नौकर के भेष में रहते थे, सिर्फ उन पलों में जब वे अमेरिकी मोर्चों के बीच होते थे, जैसे कॉर्नवालिस से सामना होने के समय अलग रूप में दिखते थे। फिर भी उनके काम के परिणाम जब क्रांतिकारी युद्ध की गति के संदर्भ में देखे जाएं, तो महत्व में पॉल रिवियर, सैमुअल एडम्स और जॉन हैनकॉक के सबसे प्रमुख कार्यों के बाद आते हैं। शब्दों, घोषणाओं और भव्य भाषणों से अपनी लड़ाइयां लड़ने वाले विचारकों की दुनिया में जेम्स आर्मिस्टेड एक अलग तरह के विचारक थे। उनकी सोच समझकर संतुलित और निर्णायक कार्रवाई के विशेष अंदाज के बिना उनके अधिक प्रसिद्ध साथियों की भाषणबाजी और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कभी सफल नहीं हो सकती थीं। तो क्रांतिकारी युद्ध खत्म होने के बाद उनके साथ क्या हुआ? आप मान सकते हैं कि जब जेम्स ने महाद्वीपीय सेना छोड़ी तो वे नए राष्ट्र के हीरो थे और उन्होंने निश्चित ही अपनी मेहनत से कमाई गई आजादी की जिंदगी का आनंद लेने के लिए रिटायरमेंट ले ली होगी। आखिरकार उन्होंने देश के लिए सब कुछ दांव पर लगाया। हर मानक के अनुसार
वे अपनी आजादी और उस राष्ट्र की कृतज्ञता के हकदार थे जिसकी आजादी हासिल करने के लिए उन्होंने वर्षों तक लगातार मेहनत की थी। और यह संभव है कि उनके मालिक विलियम आर्मिस्टेड अगर उनके अधिकार में होता तो जेम्स को आजाद कर देते। लेकिन दुख यह है कि वो उनके अधिकार में नहीं था। जेम्स को आजाद नहीं किया जा सका और वह कई वर्षों तक गुलाम ही रहा। इस दुखद स्थिति का कारण, जैसा कि तब भी और अब भी इंसानी दुखों के मामलों में अक्सर होता है, सरकारी नियमों में था। 1723 से वर्जीनिया में एक कानून था कि गुलाम मालिकों के पास अपने गुलामों को बस यूं ही आजाद करने की अनुमति नहीं थी। ऐसी आजादी, जैसा कि कानून में लिखा था, किसी भी बहाने पर नहीं दी जा सकती थी, सिवाय इसके कि कोई विशेष सेवा हो जिसे गवर्नर और परिषद द्वारा मान्यता और अनुमति दी जाए। 1782 में वर्जीनिया ने एक कानून पारित किया जिसमें उन काले गुलामों को आजादी देने की अनुमति दी गई जिन्होंने क्रांति में सैनिक के रूप में सेवा की थी, और सैन्य सेवा को इतना योग्य माना गया कि उससे किसी को अपनी खुद की स्वतंत्रता का अधिकार मिल सके। कानून की भावना उसके शब्दों में ही दब गई। जेम्स एक सैनिक नहीं था, हालांकि उसने कॉन्टिनेंटल आर्मी में सेवा दी थी। जेम्स एक जासूस था जो कभी बंदूक लेकर नहीं चला और जाहिर कारणों से लगभग कभी वर्दी में सेवा नहीं की। गुस्सा इस बात का था कि कानून की किताब ही जीती। इस प्रकार जेम्स का भाग्य विलियम आर्मिस्टेड ने नहीं, बल्कि वर्जीनिया राज्य की विधायिका की जटिल प्रक्रियाओं ने तय किया, जिन्होंने यह निर्धारित किया कि अमेरिकी क्रांति में मदद करने वाले जासूस को स्वतंत्रता मिलेगी या नहीं। इस प्रक्रिया में पूरे 5 लंबे साल लग गए, जिनके दौरान जेम्स ने पहले की तरह विलियम की सेवा में एक सेवक के रूप में काम करना जारी रखा। इस कठिन परीक्षा ने निस्संदेह मालिक और गुलाम दोनों का दिल तोड़ दिया, हर दिन जब तक जेम्स स्वतंत्रता से वंचित रहा। हालांकि 18वीं सदी के अंत में कई गुलाम वर्षों तक सेवा में बने रहे, क्योंकि क्रूर मालिकों की जिद थी जिन्हें अपने श्रम का मूल्य खोने की कोई इच्छा नहीं थी। विलियम ने वर्जीनिया विधानसभा से जेम्स को आजाद करने का आग्रह किया और उसकी स्वतंत्रता की इच्छा का समर्थन किया। हालांकि विलियम खुद जेम्स की गुलामी के दौरान वर्जीनिया प्रतिनिधि सभा के सदस्य थे, फिर भी कोई प्रगति नहीं हो पाई। नौकरशाही सोच ने अपने देशभक्त नायक की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के बजाय ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी जहां एक मालिक अपने गुलाम को आजाद करना चाहता था, लेकिन राज्य ने कह दिया कि ऐसी कोई छूट नहीं दी जा सकती। फिर भी, जैसा कि जेम्स के जीवन में कई बार हुआ था, उम्मीद कहीं और से फिर से जाग उठी। मार्क्वेस डे लाफायेट शायद जेम्स के अकेले ऐसे सहयोगी थे जिनका विधायिका पर पर्याप्त प्रभाव था, बहुत नाराज हो गए। गुलामी की संस्था के प्रति उनकी नफरत और भी बढ़ गई जब उन्हें यह पता चला कि नव स्वतंत्र अमेरिकी सरकार उस आजादी को उस व्यक्ति को देने से इनकार कर रही है जिसे वो एक योद्धा और दोस्त दोनों मानते थे। 1784 में विधायिका को नोट लिखकर मार्क्वेस ने अपने मित्र की मुक्ति के समर्थन में तर्क दिए। ये प्रमाणित किया जाता है कि जेम्स नामक धारक ने मेरे लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान की हैं जब मुझे उनके राज्य में कमान संभालने का सम्मान प्राप्त हुआ था। शत्रु के शिविर से उनकी सूचनाएं मेहनत से एकत्रित की गईं और ईमानदारी से पहुंचाई गईं। उन्होंने मेरी दी गई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां पूरी निभाईं और मुझे लगता है वे अपनी स्थिति के हर इनाम के योग्य हैं। इतने उच्च स्तर के जनरल से मिली सराहना ने उस प्रक्रिया को तेज कर दिया जो अन्यथा जेम्स के जीवन भर चल सकती थी। जनवरी 1787 में वर्जीनिया के गवर्नर ने जेम्स की आजादी की याचिका पर हस्ताक्षर किए। विधानसभा ने विलियम आर्मिस्टेड को उसके गुलाम के नुकसान के लिए 250 ब्रिटिश पाउंड मुआवजा दिया, जो आज $20,000 से ज्यादा है। दशकों की गुलामी के बाद, जिनमें कई साल जेम्स आर्मिस्टेड ने पति, पिता और देशभक्त जासूस के रूप में दुश्मन की सीमा के पीछे मौत का जोखिम उठाते हुए बिताए, वे सच में आजाद हो गए थे। आर्मिस्टेड ने पूर्वी वर्जीनिया में न्यू केंट में विलियम आर्मिस्टेड के पास एक खेत पर बसना चुना। अगले 4 दशकों तक वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिताएंगे और अपने खुद के अतीत के बावजूद खुद भी कई गुलामों के मालिक बन जाएंगे। वर्जीनिया में खेत का जीवन
डबल एजेंट बनने के रोमांचक अनुभव से कम रोमांचक था। युद्ध में विद्रोही राष्ट्र की ओर से जेम्स ने कभी अपना अतीत और अमेरिकी स्वतंत्रता हासिल करने में अपनी भूमिका नहीं भुलाई। 1824 में जब जनरल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के दौरे के दौरान यॉर्कटाउन का दौरा किया, तो जेम्स अपने क्रांतिकारी युद्ध के साथ ही मार्क्विस दे लाफायेट से फिर से मिले। जेम्स खासकर उस दयालुता से प्रेरित थे जो मार्क्विस ने उन्हें युवावस्था में दिखाई थी। क्रांति के दौरान उनकी शानदार नेतृत्व क्षमता और युद्ध के बाद अपने मित्र की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उनकी अडिग प्रतिबद्धता से जेम्स इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फ्रांसीसी जनरल के सम्मान में लाफायेट नाम अपना लिया। जेम्स आर्मिस्टेड लाफायेट, जैसा कि बाद में उन्हें पूरे नाम से जाना जाने लगा, ने अपने जीवन के शेष दिन अपेक्षाकृत शांति और समृद्धि में बिताए। उन्होंने युद्ध सेवा से अर्जित पेंशन पर जीवन बिताया और क्षेत्र में एक समृद्ध जमींदार बन गए, और वह 40 एकड़ का खेत हासिल किया, जिसे आने वाले दशकों में मुक्त गुलाम सच्ची आर्थिक सफलता की पहचान मानने लगे। 1832 में जेम्स का निधन हो गया। जब वह अपने प्रियजनों से घिरे हुए थे, उस समय उनकी उम्र 72 वर्ष थी। उनके जीवन और सेवा की याद में कई ऐतिहासिक स्मारक होने के बावजूद आज तक उनकी अंतिम विश्राम स्थली अज्ञात है। कुछ लोग जेम्स की स्वतंत्रता के लिए किए दावों को नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि बाद में उन्होंने गुलाम रखने का फैसला किया, ठीक वैसे ही जैसे वे वॉशिंगटन और उस युग के अन्य लोगों के साथ करते हैं। जेम्स जैसे किसी व्यक्ति के लिए, जिसने नवोदित राष्ट्र की ओर से अपनी लड़ाई में अनगिनत नस्लवाद और संघर्ष झेले थे और फिर भी सब कुछ सहते हुए आगे बढ़ते रहे, अंततः अपनी आजादी हासिल की और फिर गुलामों के मालिक बने। कई आधुनिक श्रोता इसे इस बात का संकेत मानेंगे कि वह उतने नैतिक नहीं थे जितने वे प्रतीत होते थे, या जैसा कि तर्क दिया गया है। ये गलती होगी। उनके जीवन और उपलब्धियों की वास्तविकता को देखें तो जेम्स का जीवन वास्तव में एक कहीं अधिक संभावित और असहज नैतिक सच्चाई प्रस्तुत करता है। अगर जेम्स और वॉशिंगटन जैसे कद और चरित्र वाले लोगों ने भी गुलाम रखे, तो यह और संभव है। यह इस बात का संकेत है कि देश के अतीत के सबसे नैतिक चरित्र भी अपने सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों और अंधे धब्बों से पूरी तरह परे नहीं देख पाए। और यह इस बात का संकेत है कि अगर वे ऐसा करने में असफल रहें, तो शायद हमें उस सच्चाई को तिरस्कार के साथ नहीं, बल्कि इस विनम्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए कि हमारी अपनी आधुनिक तथा कथित श्रेष्ठ नैतिकता में भी ऐसे ही अंधे स्थान हो सकते हैं। अमेरिकी क्रांति की कहानी इतिहास में वो मोड़ होने के अलावा जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक और दार्शनिक नींव रखी, उसमें हजारों छोटी छोटी अक्सर भुला दी गई कहानियां समाहित हैं, जो साहस, बुद्धिमत्ता और असाधारण नैतिक साहस से भरी हैं, और ये सब सामान्य लोगों की ही कहानियां हैं। जेम्स आर्मिस्टेड लाफायेट भी ऐसी ही एक कहानी है। पक्षपात, दास्ता और नस्लीय घृणा से भरी दुनिया में जन्मे जेम्स ने हमेशा अपने खिलाफ खड़ी मुश्किलों को अवसर के रूप में देखा, न कि बाधा के रूप में। कॉन्टिनेंटल आर्मी में शामिल होने का उनका फैसला, जो आज पीछे मुड़कर देखने पर एक स्पष्ट वीरतापूर्ण विकल्प लगता है, उस समय कई और रास्तों पर भी जा सकता था। मार्क्वेस ने उनकी सेवा के बदले आजादी का वादा नहीं किया था। जेम्स को विश्वास था कि ईश्वर और मार्क्वेस के साथ दोस्ती से अंत में न्याय मिलेगा। यही विश्वास और आजादी के प्रति अमर निष्ठा जेम्स को ऐसे करियर की ओर ले गई जिसका उस जैसी स्थिति में पैदा हुए ज्यादातर लोग सिर्फ सपना देख सकते थे। गुलामी के बीच उसकी सफलता और बाधाओं को पार करने की उसकी इच्छा उस क्रांति की भावना का प्रतीक है जिसे उसने बचाया। जेम्स न राजनेता था, न वक्ता, न दार्शनिक। उसने सिर्फ अपनी स्वतंत्रता की याचिका लिखी, बाकी बहुत कम लिखा। फिर भी उसकी पहचान जोशीले भाषणों से नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों को पूरा करने और अमेरिकी स्वतंत्रता के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए हर खुफिया रिपोर्ट और जासूसी मिशन को निष्ठा से निभाने में थी। उनके मित्र मार्क्विस दे लाफायेट ने कहा कि मौमाउथ की लड़ाई के बाद उन्होंने जनरल वॉशिंगटन जैसा शानदार व्यक्ति नहीं देखा। फिर भी अगर उनसे पूछा जाता तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वे मानते कि वही महानता की झलक उनके मित्र वर्जीनिया के मुक्त दास और डबल एजेंट जेम्स आर्मिस्टेड लाफायेट के चेहरे पर भी उसी तरह देखी जा सकती है।
एक कुख्यात इतालवी परिवार में जन्मी जूलिया दे मेडिची फ्लोरेंस के पहले ड्यूक की नाजायज बेटी थीं। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि ड्यूक की मां उत्तर अफ्रीकी थीं, जिससे जूलिया को भी वही विरासत मिली। फिर भी सब संकेत थे कि वो राजकुमारी की तरह पलेगी बढ़ेगी। लेकिन फिर 1537 में सब कुछ बदल गया। जूलिया रोमोल डी अलेसांद्रो दे मेडिची का जन्म 1535 में फ्लोरेंस शहर में हुआ था। वो अलेसांद्रो दे मेडिची की बेटी थीं, जो फ्लोरेंस के ड्यूक, मिश्रित विरासत वाले व्यक्ति और संभवतः पुनर्जागरण यूरोप के पहले अश्वेत शासक थे। जूलिया का जीवन जन्म से ही रहस्य, राजनीति और सत्ता में उलझा रहा। उसकी कहानी समझने के लिए उसकी उत्पत्ति और वंशावली देखनी होगी। जूलिया शक्तिशाली मेडिची परिवार से थी, जिसने टस्कनी के मुगेल्लों से शुरुआत की थी। उन्होंने व्यापार से दौलत कमाई और बाद में मेडिची बैंक स्थापित किया, जो 1400 के दशक में यूरोप का सबसे बड़ा बैंक था। उस अद्भुत संपत्ति ने उन्हें फ्लोरेंस में खासकर कोसिमो दे मेडिची और उनके पोते लोरेंजो द मैग्निफिसेंट के समय सत्ता तक पहुंचने में मदद की। फिर भी वे नाम के ही नागरिक थे, लेकिन ये सब 1532 में बदल गया। जूलिया के पिता अलेसांद्रो दे मेडिची का जन्म 1510 में फ्लोरेंस में हुआ। आधिकारिक रिकॉर्ड में उनके पिता लोरेंजो दी पिएरो दे मेडिची, ड्यूक ऑफ उर्बिनो का नाम है, जिससे उनका सीधा संबंध मुख्य मेडिची वंश से है। लेकिन कई इतिहासकारों का तर्क है कि अलेसांद्रो वास्तव में जूलियो दे मेडिची के नाजायज बेटे थे, जो बाद में पोप क्लेमेंट सप्तम बने। उनकी मां सिमोनेत्ता दा कोलोवेक्कियो को मेडिची परिवार में नौकरानी माना जाता था, जिससे अलेसांद्रो को अपमानजनक बातें सुननी पड़ती थीं और लोग उन्हें अलेसांद्रो कोलोवेक्कियो कहकर चिढ़ाते थे। अलेसांद्रो को इल मोरो या द मूर इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनकी त्वचा गहरी थी, जिससे कयास लगाए गए कि सिमोनेत्ता अफ्रीकी थीं या उनकी अफ्रीकी वंशावली थी। फ्रांसीसी लेखक जीन नेस्टोर ने 1560 की किताब में दावा किया था कि अलेसांद्रो की मां मुरिश कुलान थीं, लेकिन यह साबित नहीं हुआ और इस पर बहस जारी है। अलेसांद्रो के जन्म की सच्चाई शायद हमेशा रहस्य ही रहेगी, पर एक बात स्पष्ट थी। जूलियो दे मेडिची, जो बाद में पोप क्लेमेंट सप्तम बने, ने उन्हें बेटे की तरह पाला। अपना पूरा समर्थन और सुरक्षा देने वाले जूलियो का पक्षपात फ्लोरेंस की अफवाहों को और बढ़ाता गया। उन्हें विशेष शिक्षा मिली, कूटनीति व युद्धकला में प्रशिक्षित हुए और फ्लोरेंस के अभिजात वर्ग में रहे। अवैध होने के बाद भी उन्हें खास टाइटेड मिला और नेतृत्व के लिए तैयार किया गया। जूलियो की शक्ति और पोप बनने के साथ ही अलेसांद्रो की हैसियत भी बढ़ती गई। 1527 में कॉन्याक लीग के युद्ध के दौरान एक बड़े विद्रोह ने मेडिची परिवार को फ्लोरेंस से बाहर कर दिया। अलेसांद्रो शहर से भाग गया और कई वर्षों तक निर्वासन में रहा। लेकिन 1529 में पोप क्लेमेंट सप्तम ने सम्राट चार्ल्स पंचम के साथ मेडिची शासन को बहाल करने के लिए एक समझौता किया। 10 महीने की घेराबंदी के बाद फ्लोरेंस गिर गया और 1531 तक मेडिची फिर से सत्ता में आ गए, लेकिन इस बार असली शासकों के रूप में। अलेसांद्रो को फ्लोरेंटाइन राज्य का प्रमुख नामित किया गया और 1532 में उनके पद को आधिकारिक मान्यता मिली। नए संविधान के तहत वो शहर के पहले वंशानुगत ड्यूक बने और अपनी सत्ता मजबूत की। अलेसांद्रो के उदय ने फ्लोरेंटाइन गणराज्य का अंत और मेडिची वंश का शासन शुरू किया। एक ड्यूक के रूप में उनकी छवि मिलीजुली थी। समर्थक उन्हें गरीबों के रक्षक मानते थे, जो न्याय और सामान्य समझ से प्रेरित थे, जबकि 1530 की घेराबंदी के बाद निर्वासित उनके आलोचक उन्हें कहीं अधिक नकारात्मक रूप में पेश करते थे। उन्होंने उन्हें तानाशाही, अयोग्य और नैतिक रूप से भ्रष्ट कहा, जो कई प्रेमिकाओं के साथ भव्य और व्यभिचारी जीवन शैली जीते थे। ऐसी ही एक प्रेमिका थी ताडेया मलास्पीना, जो प्राचीन मलास्पीना परिवार की मास्सा शाखा की एक कुलीन महिला थीं। इस संबंध से 2 बच्चे हुए। जूलियो का जन्म 1532 में और जूलिया का जन्म 1535 में हुआ, जैसा कि पहले बताया गया था। बच्चे अपनी मां के साथ रह रहे थे और कई कर्मचारी उनकी देखभाल कर रहे थे। उन्हें ड्यूक के बच्चों जैसी सभी सुविधाएं मिल रही थीं। दोनों नाजायज थे और बिना आधिकारिक उपाधि के थे।
लेकिन अलेस्सांद्रो ने उन्हें स्वीकार कर उनकी अच्छी देखभाल की। आखिरकार वे मेडिची थे और सिर्फ यही बात उन्हें महल की दीवारों के भीतर एक खास स्थान दिलाने के लिए काफी थी। लड़कों का औपचारिक नामकरण करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि उनके लिए कुछ योजनाएं थीं। आखिरकार अलेस्सांद्रो खुद ने भी अपनी अवैध संतान होने के बावजूद सत्ता हासिल की थी और शायद उसने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की थी जिसमें उसके बच्चे भले ही शासन न करें लेकिन व्यापक प्रभाव या प्रतिष्ठा का दावा कर सकें। 1536 में सम्राट चार्ल्स पंचम ने पोप क्लेमेंट सप्तम से किया गया एक राजनीतिक वादा निभाया। अपनी बेटी मार्गरेट ऑफ ऑस्ट्रिया का विवाह ड्यूक अलेस्सांद्रो दे मेडिकी से करवाकर। यह विवाह एक रणनीतिक गठबंधन था जिसका उद्देश्य अलेस्सांद्रो की फ्लोरेंस के शासक के रूप में स्थिति को मजबूत करना और आदर्श रूप से वैध उत्तराधिकारी पैदा करना था। नई दुल्हन की प्रतिष्ठा के बावजूद अलेस्सांद्रो अपनी वर्षों पुरानी प्रेमिका टाडेया मालास्पीना के प्रति समर्पित रहे। उस समय के कई शासकों की तरह उन्होंने विवाह को दिल का नहीं बल्कि राज्य का कर्तव्य माना। लेकिन जब उनकी सत्ता सुरक्षित दिख रही थी तब भी घटनाएं उनके अचानक और हिंसक अंत की ओर बढ़ रही थीं। 6 जनवरी 1537 की रात अलेस्सांद्रो को निजी मुलाकात के लिए बुलाया गया और उनके चचेरे भाई व विश्वास पात्र लोरेंजीनो दे मेदिची ने उनकी हत्या कर दी। 26 साल की उम्र में अलेस्सांद्रो की मृत्यु हो गई। उनके कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं थे। मार्गरेट ऑफ ऑस्ट्रिया उस वक्त 14 साल की थीं और इस विवाह से संतान नहीं हुई। अजीब है कि उनकी मृत्यु के कुछ महीनों बाद एक और प्रेमिका से अंतिम संतान पोर्शिया का जन्म हुआ, लेकिन उस प्रेमिका की पहचान इतिहास में नहीं मिलती। उसका रहस्यमयी जन्म अलेस्सांद्रो के छोटे विवादास्पद शासन में एक और रहस्य जोड़ गया। अलेस्सांद्रो की अचानक मृत्यु के बाद फ्लोरेंस में रातों रात सत्ता बदल गई और उनके छोटे बच्चे राजनीतिक उथल-पुथल में फंस गए। 4 साल के जूलियो अलेस्सांद्रो के इकलौते बेटे को डची का उत्तराधिकारी नहीं माना गया। इसके बजाय मेडिची परिवार की जूनियर शाखा के सदस्य कोसिमो प्रथम को फ्लोरेंस का नया ड्यूक चुना गया। कोसिमो प्रथम, जो सत्ता संभालने के वक्त किशोर थे, ने पूर्ववर्ती के अनाथ बच्चों की देखभाल का वादा किया और दिखावे के लिए वो वादा निभाया। युवा जूलियो को विला दी कास्टेलो भेजा गया, जो फ्लोरेंस के पास पहाड़ियों में स्थित था। दरबार के कठोर नियमों से दूर वो कोसिमो की मां मारिया साल्वियाती की देखरेख में आईं, जो एक धार्मिक और प्रभावशाली महिला थीं, जिनका गहरा प्रभाव था। कुछ लोग जूलिया के वहां जाने को निर्वासन मान सकते हैं, लेकिन वो अकेली नहीं थीं। उन्होंने अपना घर और शयन कक्ष बिया दे मेदिची के साथ साझा किया, जो कोसिमो की नाजायज बेटी और उनकी पहली संतान थीं। दोनों में सिर्फ 2 साल का फर्क था। वे बहनों की तरह बड़ी हुईं और उनका रिश्ता कास्टेलो को गर्मजोशी व शरारत से भर देता था। मारिया साल्वियाती ने लड़कियों का बहुत ध्यान रखा, खासकर फरवरी 1542 में, जब एक भयानक बुखार का दौरा पड़ा था। जूलिया उस समय करीब 7 साल की थी, बीमारी से बच गई, लेकिन 5-6 साल की बिया इतनी किस्मत वाली नहीं थी। उसकी मृत्यु ने शिशु कक्ष के इतिहास में गंभीर अध्याय जोड़ा। जूलिया ने बिया के निधन का शोक मनाया, साथ ही उसकी दादी मारिया और उसके पिता कोसिमो ने भी। जैसे जैसे जूलिया बड़ी हुई, वो दरबार के जीवन में घुल-मिल गई। पिछले ड्यूक की संतान होने के बावजूद उसकी पैदाइश को कमजोरी नहीं माना गया और मेडिची परिवार से उसका संबंध सम्मानित रहा। उसके पिता की हत्या की तुलना भी ब्रूटस द्वारा जूलियस सीजर की हत्या से हुई थी। उसने अपने वंश पर गर्व दिखाया और खुद को आत्मविश्वास से प्रस्तुत किया। उसे व्यापक शिक्षा भी मिली, जिसमें उसने एक कुलीन महिला के अनुरूप शिष्टाचार, कला और भाषाएं सीखी। हालांकि वो अवैध संतान थी, फिर भी उसे परिवार का सदस्य माना गया और उसकी साज सज्जा और प्रतिष्ठा दोनों का ध्यान रखा गया। एक बार जब जूलिया करीब 12 या 13 साल की थी, कोसिमो की पत्नी एलेओनोरा दी टोलेडो जूलिया का घुड़सवारी वाला लबादा ठीक से न बनने पर बहुत गुस्सा हुई। वो ना तो सही लंबाई की थी और ना ही उसमें एलेओनोरा की चाही सजावट थी। जूलिया सुंदर युवती बन गई और कई दरबारी पर्यवेक्षकों ने देखा कि वह पिता अलेस्सांद्रो जैसी मजबूत नाकनक्श और घुंघराले बालों वाली है। उसकी त्वचा दरबार की महिलाओं से गहरी थी
और अफ्रीकी विरासत को लेकर कयास थे। फिर भी लोग उसे सुंदर मानते थे और कोसिमो ने उसके विवाह प्रस्तावों का मूल्यांकन शुरू कर दिया था। 1550 में जब जूलिया लगभग 15 साल की थी, कोसिमो ने उसकी पहली शादी तय कर दी। उसका होने वाला पति फ्रांसेस्को कैंटेल्मो, ड्यूक ऑफ पोपोली, उच्च पद का एक कुलीन था। उसका दहेज बहुत बड़ा था, जो आज के पैसों में करोड़ों डॉलर के बराबर था। इस विवाह से जूलिया का अभिजात्य समाज में प्रवेश शुरू हुआ। वो अब सिर्फ मेडिची दरबार की संरक्षिता ही नहीं, बल्कि डचेस भी बन गई थी। 5 साल बाद 1555 में लेकिन त्रासदी फिर लौट आई। फ्रांसेस्को कैंटेल्मो की मृत्यु से जूलिया 20 की उम्र में ही विधवा हो गईं। अपने दुख में उन्होंने फ्लोरेंस के कलाकार अलेसांद्रो अलोरी से अपनी चित्रकला बनवाई। इस चित्र में जूलिया गरिमामयी, दुखी और गर्वित दिखाई देती हैं। उनके पास एक सुंदर नक्काशीदार कुर्सी है जिसका ढलान वाला हत्था है, और कला इतिहासकारों ने इसके अर्थ पर कई सुझाव दिए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह हरक्युलिस द्वारा चढ़ी जा रही एक खड़ी पहाड़ी को दर्शाता है, जबकि अन्य का कहना है कि यह ला वर्ना पर्वत का प्रतीक है, जो सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी से जुड़ा एक पवित्र कैथोलिक स्थल है। कई सिद्धांत सामने आए हैं, पर अधिकतर मानते हैं कि यह पेंटिंग जूलिया की दादी की उत्तर अफ्रीकी वंशावली और कोलोवेचियो के खच्चर चालक से शादी की आलोचना पर उनकी प्रतिक्रिया थी। इन सभी सुझावों के बावजूद कुछ कला इतिहासकार सामने आए हैं जिन्होंने दावा किया है कि यह चित्र जूलिया का था ही नहीं। विधवा होने पर जूलिया ने सैन गल्लो स्थित सैन क्लेमेंते के ऑगस्टिनियन कॉन्वेंट में काफी समय बिताया। उनकी सौतेली बहन पोर्शिया वहां की प्रमुख थीं और जूलिया ने उस कॉन्वेंट को आर्थिक रूप से सहयोग दिया। वह अन्य ऑगस्टिनियन संस्थाओं की भी संरक्षक थीं और इन कठिन वर्षों के दौरान खुद को भक्ति और दान के कार्यों में समर्पित कर दिया था। 1559 में उन्होंने फिर से शादी की, इस बार बर्नाडेट्टो दे मेडिची से, जो कोसिमो प्रथम के चचेरे भाई थे। 1 साल बाद उन्होंने बेटे को जन्म दिया और पिता की याद में उसका नाम अलेसैंद्रो रखा। शादी के शुरुआती सालों में जूलिया और बर्नाडेट्टो ने भव्य आतिथ्य सत्कार किया और राजनयिक मामलों में भी सक्रिय रहे। लेकिन फ्लोरेंस में जीवन आसान नहीं था। पत्नी एलेओनोरा दी टोलेडो की मृत्यु के 3 साल बाद 46 वर्षीय ग्रैंड ड्यूक कोसिमो प्रथम ने 23 वर्षीय एलेओनोरा देग्ली एल्बिजी को प्रेमिका बना लिया। उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटी जो 1566 में जन्मी और बचपन में ही चल बसी, और जियोवानी जो अगले साल पैदा हुए और बाद में पिता द्वारा वैध घोषित किए गए। दरबार में अफवाह थी कि जूलिया ने एलेओनोरा के बराबर सम्मान मांगा, जो खासकर उस महिला के लिए साहसी कदम था जिसे पहले से ही कई लोग तिरस्कार करते थे। इस रवैये ने उनके कभी घनिष्ठ रहे कोसिमो के साथ संबंधों में तनाव ला दिया, और हालांकि बाद में उनमें फिर सुलह हो गई, लेकिन चीजें कभी पहले जैसी नहीं रहीं। कोसिमो ने युवा एलेओनोरा के लिए जो भी जुनून महसूस किया था वो जल्दी ही खत्म हो गया, और 1567 में उसे एक अपमानित कुलीन व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया गया। आखिरकार जूलिया और उनके पति 1567 में नेपल्स गए, जहां उन्होंने ओट्टावियानो की रियासत की जमीनों के अधिकार के लिए संघर्ष कर उसे हासिल किया। नेपल्स में जूलिया का प्रभाव बना रहा। वहां उन्होंने जायदादें संभालीं, धार्मिक संस्थाओं का संरक्षण किया और परिवार का भविष्य सुरक्षित किया। उनके बेटे अलेसांद्रो से उनके वंशजों ने ओत्तावियानो के प्रिंसों की उपाधि धारण की, और ये कुलीन वंश आधुनिक युग तक चला आया। जूलिया के इतिहास में नाम बनाने के बाद भी इतिहास उन्हें भूलता जा रहा था। सदियों तक उन्हें उनकी प्रशंसा करने वाली कलाकृतियों से हटा दिया गया। पोंतोर्मो द्वारा बनाई गई मारिया साल्वियाती की बच्चे संग पेंटिंग सबसे उल्लेखनीय उदाहरणों में एक है। सैकड़ों सालों तक लोग सिर्फ मारिया को देखते रहे, लेकिन 1937 में पुनर्स्थापन से पता चला कि पेंटिंग से एक बच्चा हटा दिया गया था। अब ज्यादातर लोग मानते हैं कि वो बच्चा जूलियो दे मेडिची है। पेंटिंग में वह चिंतित भाव देती है, मारिया के पास खड़ी है, और उसकी विशिष्ट विशेषताएं उसके पिता अलेसांद्रो से मिलती जुलती हैं। पेंटिंग के पुनर्स्थापन के बाद कई लोग मानते हैं कि ये अफ्रीकी और यूरोपीय वंश की लड़की के शुरुआती यूरोपीय चित्रों में से एक है। हालांकि सभी सहमत नहीं हैं। शुरुआत में कई लोगों ने कहा
कि ये कोसिमो प्रथम हैं, जबकि कुछ ने तर्क दिया कि बच्ची बिया दे मेडिची है, ये मानते हुए कि जूलिया और मारिया इतनी करीब नहीं थीं कि इतनी भावुक पेंटिंग बनती। पेंटिंग की सच्चाई कुछ भी हो, हमें पता है कि उनके पति की मृत्यु जूलिया से पहले नेपल्स में 1576 के कुछ ही समय बाद हुई थी। जूलिया दे मेडिची की मौत 1588 में हुई, तब वे 52 या 53 साल की थीं। उनके अंतिम वर्षों की जानकारी कम है, लेकिन उनका जीवन यूरोप के सबसे ताकतवर राजवंशों में से एक की किस्मत और साजिशों से जुड़ा था। उनके बेटे अलेस्सैंद्रो उनके बाद जीवित रहे, जो ओत्तावियानो के शासक और पोपीय राज्यों के जनरल बने। उनके वंशजों ने बाद में 1737 में मुख्य मेदिची वंश के समाप्त होने के बाद टस्कनी के ग्रैंड ड्यूक की उपाधि पर दावा किया, हालांकि उनकी कोशिशें अंततः असफल रहीं। जूलिया की कहानी दिखाती है कि इतिहास की छाया में रहे लोग भी ऐसी विरासत छोड़ते हैं जिसकी गूंज सदियों तक रहती है। आप सभी का धन्यवाद कि आपने ये अश्वेत ऐतिहासिक व्यक्तित्वों पर आधारित वीडियो देखा। उम्मीद है आपको रोचक लगा होगा। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप इन जीवनियों के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आपके पास कोई सुझाव हैं तो वो भी नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे बताएं कि क्या आप लंबी वीडियो देखना चाहते हैं, या अगर आप और अधिक अश्वेत इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं। साथ ही मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लिया है, ताकि मेरी हर वीडियो आपको अपलोड होते ही मिल जाए। खैर, मेरी तरफ से बस इतना ही। तो मैं आप सभी से अगली फॉरगॉटन लाइव्स में मिलूंगा। धन्यवाद।